हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है। इसका नाम है मोशन थ्रू एक्सपीरियंसेस। ग्रेड 9 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको समझने वाले हैं, बिकॉज मैंने इसमें काफ़ी टाइम दिया है अपना to prepare the complete content for this particular grade 9 itself। क्योंकि randomly अगर मैं कहीं से भी टॉपिक्स को पिक करता तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता, ठीक है। पैडागोजी को ध्यान में रखा हुआ है, कोई भी एडवांस टर्म को मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है टू एक्सप्लेन एनीथिंग, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं डेट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। बहुत अच्छे से समझेंगे। बात कर रहे हैं हम एक्सपीरियंसेस, जो रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट में कब होती है या फिर मोशन में कब होती है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में 3 फ्रेंड थे। एक बेसिक एग्जाम्पल ले लिया है। एक फ्रेंड का नाम ए है, यहाँ पे देखो एक फ्रेंड का नाम ए है, और दूसरे फ्रेंड का नाम बी है, और तीसरे फ्रेंड का नाम सी है। तीनों एक्चुअली में साथ में जाते थे। मैंने नाम से पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं इसको स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ, रैंडमली कुछ भी पिक नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो 3 फ्रेंड्स थे, नॉर्मली तीनों एक साथ जाते थे, लेकिन हुआ क्या, 2 फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम से आ गए और बस में बैठ गए, लेकिन एक फ्रेंड पीछे रह गया। दैट इज फ्रेंड ए जो है वो एक्चुअली में पीछे रह गया है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में उसका पीछा कर रहा है और ये लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर में, ठीक है। तो स्टोरी हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताओ, इस पिक्चर को देख के इतना बताओ कि ये इसमें कौन सा फ्रेंड जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कौन सा फ्रेंड है स्टेट ऑफ मोशन में है, या फिर तीनों के तीनों रेस्ट में, या फिर तीनों के तीनों मोशन में। इसके बारे में कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, फ्रेंड ए है, पीछे पीछे भागता रह गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फ्रेंड एक्चुअली में रेस्ट में है और कौन सा फ्रेंड मोशन में है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने और लिया हुआ है। ये वाला दोस्त ए है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे बना दिया, दिस फ्रेंड इज ए, ठीक है। इस फ्रेंड को मैंने यहाँ दोबारा से बना दिया है और इसको समझने का ट्राई करते हैं। और बी एंड सी जो है ट्रेन के अंदर में है या फिर बस के अंदर में है, और ये बस एक्चुअली में मूव कर रही है, ठीक है। बस इज मूविंग, यहाँ पे बोल सकते हैं मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे आगे है, हाउ मेनी बॉडीज या फिर ऑब्जेक्ट्स आर देयर। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सी चीज पूछी है मैंने। पहला देखो, पहला बॉडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं पहला है, यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं पहला है ऑब्जेक्ट ए, यानी कि जो पर्सन, ये बॉय है ए, और दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट बी, तीसरा है ऑब्जेक्ट सी, और चौथा क्या बोल सकते हैं, कुछ और बॉडी है यहाँ पे बताओ। एक्चुअली में जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड इज ऑल्सो ए बॉडी, मैंने ये बोला, ठीक है। इतनी बात बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बॉडीज होगी, 4 बॉडीज होगी, कुछ और है यहाँ पे जो एक्चुअली बॉडी है। बस भी तो एक बॉडी है ना, तो ये वाला बस, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस बस इज ऑल्सो अ बॉडी। तो आपको समझ में आना चाहिए इस पूरी पिक्चर में कितनी बॉडीज हैं। एक्चुअली में 5 बॉडीज आर देयर, ABC 3 लड़के और एक ग्राउंड, एंड बस इज ऑल्सो अ बॉडी, ठीक है। अब आप बात करते हैं तीनों बॉडीज में कौन सा बॉडी रेस्ट में है, कौन सा बॉडी मोशन में है, ये आप बता सकते हो। देखो, तो यही हमारा एक क्वेश्चन है, विच बॉडी इज इन रेस्ट एंड विच बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाएगा इससे। विच बॉडी इज इन रेस्ट एंड which body is in motion, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको थोड़ा सा क्लियर समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये लड़का क्या कर रहा था, ये लड़का भी तो भाग रहा है, नोटिस कर पा रहे हो। और ये क्या कर रहे हैं, ये अंदर में बस के अंदर में बैठे हुए हैं। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये एक्चुअली में जो बॉय बी है, बॉय बी रेस्ट में बैठा हुआ है, तो वो रेस्ट में है, ऐसा बोल सकते हो आप, हो सकता है आपके दिमाग में आए। सी की भी बात करें, सी को भी आप बोल सकते हो रेस्ट में है,
ऐसा बोल सकते हो, लेकिन बस तो मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, बी और सी भी तो मूव कर रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर कोई पर्सन, अगर कोई लड़का ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, सपोज ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये भी एक्चुअली में भाग रहा था, इसके पीछे में एक्चुअली में भाग रहा था, ठीक है। अब मैं एक और ऑब्जर्वर ले लेता हूँ जो एक्चुअली ग्राउंड में खड़ा हुआ है, यहाँ पे दिस इज ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और क्या करता है, इस लड़के को भी देखता है, इस लड़के को भी देखता है, और इस बस जाती हुई बस को भी देखता है, दो चीज़ों को देख रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये लड़का भी मूव कर रहा है, बॉय ए भी मूव कर रहा है, और बस भी मूव कर रही है, तो बस में जो भी चीज़ें होंगी वो भी तो मूव कर रही होंगी, इसके हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है अनटिल अनलेस हम ये डिसाइड ना कर लें कि वो कहाँ से देखा जा रहा है, मतलब कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये भी बोल सकते हो कि बॉय बी जो है बॉय सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। देखो बी और सी पास में ही तो बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखो बॉय बी एंड सी एक्चुअली में पास में बैठे हुए हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉय बी जो है बॉय सी को देख के बोलता है ये तो बैठा हुआ है, ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, वी कांट डिसाइड वेदर ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग और इज इन रेस्ट अनटिल अनलेस, जब तक कि हम ये डिसाइड ना कर लें हम कहाँ से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ऑब्जर्वर की बात हो रही है। ऑब्जर्वर को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ, ऑब्जर्वर इज इम्पॉर्टेंट। बिना ऑब्जर्वर के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऑब्जर्वर ये ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मैं क्या करूँ कि ऑब्जेक्ट बी को ही ऑब्जर्वर ले लूँ, इसको मिटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट बी को ही ऑब्जर्वर ले लूँ, यानी कि जो बॉय बी है, अब ये बॉय बी ही ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या हो रहा है, तो बॉय बी के रिस्पेक्ट में बॉय सी जो होगा रेस्ट में होगा, देख सकते हो, क्योंकि दोनों ही रेस्ट में है। लेकिन बॉय बी के रिस्पेक्ट में जो बस जो होगी वो क्या होगी, मोशन में होगी कि नहीं होगी, ये डिसाइड करके बताओ। बॉय बी के रिस्पेक्ट में ये वो एक्चुअली में भाग रहा है, ठीक है। अगर ये भाग रहा है तो अगर इसकी स्पीड इस बस की स्पीड के बराबर हो जाए, यानी कि सेम स्पीड से भाग रहा है, अगर ये इसका स्पीड भी है, अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं है कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन थोड़ा समझ लो, ये दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, ये भी सेम स्पीड से भाग रहा है, तो उस केस में बोल सकेंगे कि बॉय बी एंड सी एंड ए, बॉय बी के रिस्पेक्ट में बॉय ए भी कांस्टेंट होगा, मतलब मूव नहीं कर रहा होगा, रेस्ट में ही होगा। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर दो दोस्त एक साथ में एक ही स्पीड से भाग रहे हैं, तो अगर आसपास में वो एक दूसरे को देखें तो होगा क्या, बॉय ए, वो पहला बॉय बोलेगा कि यार तू तो रेस्ट में है, दूसरा बॉय भी बोलेगा कि तू भी तो रेस्ट में है, मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑब्जर्वर इज इम्पॉर्टेंट। ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वी कांट डिसाइड वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पे आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि मैं बॉय को ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। ये फिजिक्स से थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ थी वी कांट आंसर एज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इनकम्प्लीट। पहले ये क्वेश्चन एक्चुअली में इनकम्प्लीट है, ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट था क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया था कि किस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसको देख रहे हैं कि वो कि ये बस मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर ये ऑब्जेक्ट यानी कि बॉय ए मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था जब तक हमने ये डिसाइड नहीं कर लिया कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जहाँ से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ बी एंड सी आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद ईच अदर। पहला सेंटेंस क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि बस इज मूविंग, लेकिन बस के अंदर में एक्चुअली में क्या दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है ए बी एंड दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है सी। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख के बोल देता हूँ यहाँ पे मैं नोट लिख के बोल देता हूँ। पहला नोट क्या है यहाँ पे, बी एंड सी मतलब बॉय बी एंड बॉय सी आर एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आर इन स्टेट
ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, दोनों लड़के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपको समझ में आ रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में सी रेस्ट में है और सी के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। और भी एक पॉइंट लिख सकता हूं यहाँ पे मैं कि बी एंड सी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए। बी एंड सी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, प्रोवाइडेड मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, ये सेम स्पीड से नहीं भाग रहा है। स्पीड के बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, प्रोवाइडेड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इफ स्पीड ऑफ बॉय ए इज नॉट सेम एज बस की स्पीड के सेम ना हो तो डेफिनेटली बोल सकते हैं जो बी एंड सी जो बॉय है जो बस के अंदर में है डेफिनेटली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि डेफिनेट कितना भाग लेगा लड़का ये। ठीक है, बस तो आगे निकल ही जाएगी अगर थोड़ी देर उसने दौड़ाया है। ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन से लाइक दैट कि बी एंड सी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए इफ द स्पीड ऑफ बॉय ए इज नॉट सेम एज बस। ठीक है, क्योंकि बस की स्पीड तो वही होगी ना, तो बस की स्पीड होगी वही बॉय की स्पीड होगी, तो बॉय बी एंड सी आर एक्चुअली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द बॉय ए। ठीक है, इतना बात क्लियर। एक सेंटेंस और भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ये बात समझ में आना चाहिए कि A is in motion with respect to B and C. A is in motion with respect to B and C. अब B and C की बात हो रही है, समझो। if यहाँ पे कंडीशन ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, if speed of A is not same as बस की स्पीड के सेम नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली वी कैन से कि बस जिस स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर में जो बॉय बी एंड सी होंगे वो भी आगे बढ़ते जाते होंगे, लेकिन डेफिनेटली ए का स्पीड थोड़ा सा कम हो सकता है। तो उस केस में डेफिनेटली बी एंड सी जो बस के अंदर में बैठे हैं उनको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑल्सो मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए ऑल्सो इज मूविंग, तो ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अब यहाँ पे बताओ एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इज बस इज मूविंग? हाँ, ऑफ कोर्स बस इज मूविंग। किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला कितनी बॉडीज हैं यहाँ पे, 5 बॉडीज हैं। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। बस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड इज ऑल्सो अ बॉडी। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? और कुछ बोल सकते हो? अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, बट व्हाट अबाउट ग्राउंड मूव कर रहा है क्या? आपके दिमाग में आ गया कि ग्राउंड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? थोड़ा सा पॉज करो और इसका आंसर देने का ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल सकते हैं कि एक इनका दोस्त है, वो एक्चुअली में मार्स पे बैठा हुआ है। ठीक है, दिस इज मार्स, MARS, मार्स पे बैठा हुआ है। तो उस मार्स के रिस्पेक्ट में एक्चुअली में ग्राउंड क्या कर रहा है? मूव भी तो कर रहा है। तो डेफिनेटली कभी भी ये डिसाइड करना हो कि वेदर ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, तो हमको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि कहाँ से इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इससे ही डिसाइड होगा वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर मोशन में है। इतना बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई समझ में? यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड रेस्ट में नहीं होगा, मार्स के रिस्पेक्ट में तो हर चीज मूव कर रही है ना। ग्राउंड एक्चुअली में हमारा अर्थ क्या कर रहा है? एक्चुअली में आई मीन एक इलेप्टिकल मोशन करता है ना अराउंड द सन, और साथ में अपने एक्सिस के अबाउट में घूमता भी है अर्थ। तो ये मोशन में तो है ना, डेफिनेटली अर्थ मोशन में है, तो ग्राउंड रेस्ट में कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ मैं, बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे बोल सकते हैं नथिंग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं नथिंग इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इन यूनिवर्स में कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है, हर एक चीज मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको फील आया होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन ये, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव वर्ड्स हैं। हमेशा रेस्ट या मोशन के बारे में अगर डिसाइड करना होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या फिर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उस मोशन को एक्चुअली में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो
ये बॉय एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बस के रिस्पेक्ट में भी एक्चुअली में रेस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि बस क्या है, बस एक्चुअली मूव कर रही है, तो बस के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली ये रेस्ट में हो सकते हैं। लेकिन इस बॉय ए के रिस्पेक्ट में ये एक्चुअली में मूव करेंगे, प्रोवाइडेड ए एंड बी का जो ए का स्पीड बस की स्पीड के बराबर ना हो। ठीक है, अगर बराबर हो गया तो डेफिनेटली ए बी सी तीनों ही रेस्ट में आ जाएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इतना बात समझ में आ गया? तो बस इतना ही था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात हो रही। कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां से हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जहां पे एक्चुअली में एक ऑब्जर्वर होता है, जहां से किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे एक बॉय है, वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक्चुअली में ये बॉय ग्राउंड पे एक्चुअली में मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, यहाँ पे बोल सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस स्पीड एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी ऑफ बॉय, स्पीड ऑफ बॉय। अगर एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, हम दोनों टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, आपने पहले भी कभी सुना होगा, इसकी वजह से मैं इन टर्म्स को भी यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे ग्राउंड क्या है? ग्राउंड विल बी एक्चुअली में फ्रेम ऑफ रेफरेंस F.O.R। इतना बात समझ में आ गया, आई एम श्योर। ठीक है, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इमेज देखो थोड़ा सा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर, मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बोल दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज है जहां से, वो पॉइंट है जहां से एक्चुअली में, वो रेफरेंस पॉइंट है जहां से एक्चुअली में मोशन को स्टडी किया जाता है। ये मैंने बोल दिया। अब मैंने बोला आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होता है, यानी खड़ा है, जैसे कि ग्राउंड की बात होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हर चीज ये मूव भी कर सकती है, या फिर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो मूव भी कर सकती है या फिर रेस्ट में भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई चीज खड़ी है ग्राउंड के ऊपर, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगी। अगर कोई चीज मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है, या तो जो ऑब्जर्वर है रेस्ट में होना चाहिए, या फिर मूव करना चाहिए, लेकिन मूव होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? मतलब सेम स्पीड से, वो स्पीड अप नहीं होना चाहिए। जैसे हम कार चलाते हैं ना, कार चलाते वक्त में, अब ये कमेंट मत कर देना हमारे पास तो कार ही नहीं है सर, ऐसे नहीं है। ठीक है, होगी कार, कभी होगी फ्यूचर में। कार चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं हम? स्पीड अप करते हैं, आगे पैडल से क्या करते हैं? स्पीड करते हैं। स्पीड करने से क्या होता है? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होना चाहिए, ये ऑब्जर्वर की बात हो रही है, ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होना चाहिए या फिर मूव करना चाहिए, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यानी कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना ध्यान रख लो, अगर कोई भी ऑब्जर्वर रेस्ट में है या फिर सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, या फिर बोल सकते हैं सेम वेलोसिटी से भाग रहा है, तो डेफिनेटली उस ऑब्जर्वर को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई भी मोशन होगी, दैट इज एक्चुअली वो मोशन हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही होगी। ठीक है, तो यही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया हुआ है जिसमें एक ट्रेन है। ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेन एक्चुअली में मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे स्पेसिफिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड नहीं बोले हम, यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और या फिर बोल सकते हैं उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी हम समझेंगे आगे में, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो। या फिर रेस्ट में है कोई भी ऑब्जर्वर, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? जो ऑब्जर्वर होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 2 चीज़ों के बारे में। एक तो ये ट्रेन है,
ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, इधर में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्पीड नहीं बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये ट्रेन के रेस्पेक्ट, अगर ट्रेन के रेस्पेक्ट में हम सारी मोशन को ऑब्जर्व करें तो इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसके अंदर में एक्चुअली में जो भी चीज़ें हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये सीट है, देखो ये सीट है, ये वाला देख पा रहे हो, ये सीट है। इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर में हमने कोई बॉल रख दी है, या फिर कोई इवन इंसान भी बैठा होता तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता, बताओ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप खुद सोचो, आपने एक चीज़ नोटिस की है, आपने अगर कभी फ्लाइट में बैठे हो तो फ्लाइट में बैठे हो, जब फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद में आसमान में पहुंच जाती है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड को पिक कर लेती है, 800 किलोमीटर पर आवर रफली बोल सकते हैं, फिक्स कर लेती है। तो आपने कभी नोटिस किया कि आपको झटके लगते हैं? नहीं लगते ना। आपको ऐसा लगता है आप बैठे पड़े हो, चुपचाप बैठे पड़े हो, आपको कोई फोर्स नहीं लगता होता है उस समय पे। इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर यानी कि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेन, प्लेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। वैसा ही समझ लो कि इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में, ये जो बॉल रखी हुई है एक्चुअली में रेस्ट में है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा उस समय पे, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। जैसे मैंने अभी फ्लाइट का जो टेक ऑफ करने के बाद में ऊंचाई पे पहुंच जाता है, जब कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता रहता है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब उस केस में उसको कोई फोर्स नहीं लगता है हमारी बॉडी पे। हमारी बॉडी को लगता है यार हम रेस्ट में हवा में रुके हुए हैं, लेकिन हवा में रुके हुए नहीं होते हैं, क्योंकि हम पे एक्चुअली में हम मूव कर रहे होते हैं, लेकिन कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि उस समय पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो उस केस में यहाँ पे इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये एक्चुअली में, ये बॉडी एक्चुअली में, दिस विल बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। उसके रिस्पेक्ट में इस बॉल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो ये बॉल जैसी रखी है वैसी रखी रहेगी, जब तक कि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में बढ़ाई ना जाए। अगर जैसे ही इसने बढ़ाया, इसने एक्सेलरेट किया, वैसे ही ये पीछे की तरफ में इसके ऊपर झटका लगेगा। जैसे हम कार में बैठते हैं, अगर एकदम ड्राइवर स्पीड बढ़ा दे तो हम क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ में गिरते हैं। तो वो क्या होता है, क्यों गिरते हैं, दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट देखते हैं, इन दिस फ्रेम एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड रिमेन्स एट रेस्ट, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला फ्लाइट में हम बैठे हैं तो हम पे कोई फोर्स नहीं लगता होता है, हमको लगता है हम बिल्कुल रेस्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम रेस्ट में बैठे रहेंगे, ठीक है। इन दिस फ्रेम जो बॉल जैसी रखी हुई है एक्चुअली में वैसी रखी रहेगी, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। यहाँ पे रेस्ट वाला केस है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। तो इन दिस फ्रेम द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स न लगाया जाए, अगर फोर्स न लगाया जाए, इसका मतलब अगर ट्रेन की स्पीड अगर हमने बढ़ा दी गलती से भी, अगर ट्रेन की स्पीड हमने बढ़ा दी गलती से भी, तो उस केस में क्या होगा, इस बॉल पे एक्चुअली में, इस बॉल पे, ये जो बॉल है इस पे एक्चुअली में एक पीछे की तरफ में एक झटका लगेगा, पीछे की तरफ में, ठीक है। तो ऐसा तो अभी है नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मैंने दो एग्जाम्पल बताए, फ्लाइट वाला एग्जाम्पल बताया और ये ट्रेन वाला एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब जो ऑब्जर्वर जो है एक्चुअली में वेरिएबल स्पीड से, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता होता है। फॉर एग्जांपल, जब कभी कोई भी बस में कभी भी हम ट्रैवल करते होते हैं, आपने ध्यान किया हो, कोई बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं और कभी कर्व आता है, तो उस केस में क्या होता है, कर्व आता है तो बस के अंदर में खड़ा हुआ ये आदमी है, उस पर क्या होगा, जब वो टर्न करते होते हैं तो इस तरफ में एक फोर्स लगने लगता है। क्यों फोर्स लगने लगता है, आप बता सकते हो? दिस फोर्स इज एक्चुअली अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है कि जहां से जब मोशन को स्टडी किया जाए तो वो ऑब्जर्वर एक्चुअली में वेरिएबल वेलोसिटी से एक्चुअली में मूव करता होता है। तो अगर आप ध्यान दो कि किसी कार में बैठे हो तो उस केस में अगर ड्राइवर भैया स्पीड अप कर दें तो हमें पीछे झटका लगता है ना,
तो वही केस है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक्चुअली में इसके ऊपर झटका लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे बस एक्चुअली में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये बस की बात हो रही है, ठीक है। ये बस जो है दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों बोल रहा हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्योंकि इसके अंदर में एक्सेलरेशन है, इसमें वेरिएबल वेलोसिटी है, क्योंकि ये टर्न कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है। बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और बहुत सारी जो रिलेटेड टर्म्स हैं बहुत सारी समझेंगे। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, उसको तो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन की ये है कि टू डिस्क्राइब ए मोशन, यहाँ पे एक एक्चुअली में फोर्स लगता होता है, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। इस केस में हम इस पे बोलेंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली में इस भैया के पास में एक झटका लग रहा है, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ में गिरने का ट्राई कर रहा है। हम भी नोटिस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एक्चुअली में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो एक्चुअली में जिसमें वेरिएबल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विदाउट इट वी कांट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और इन रेस्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या देखा अभी? हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, ये हमने समझा एक्सपीरियंस के थ्रू। दूसरा ये समझा हमने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों ज़रूरी है। तीसरा हमने ये समझा टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने ये फोर्स लग रहा है इस पर थोड़ा एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी समझा। मैथमेटिकली इसको मैंने नहीं समझा है, क्योंकि आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली ऑल्सो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ गया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब ऑब्जर्वर जो होता है, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, वो एक्चुअली में या तो रेस्ट में होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता होता है। आपने अभी एग्जांपल समझा फ्लाइट का। फ्लाइट में जब फ्लाइट ऊपर जाके हाइट पे जाके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती होती है, तो हमको लगता है हम रेस्ट में, हम पे कोई फोर्स ही नहीं लगता है, ठीक है। कभी भी अगर हम बस में बैठे हैं तो बस में अगर बस चल रही है काफ़ी कांस्टेंट स्पीड से, तब तक तो हम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही बस ने स्लो डाउन किया या स्पीड अप किया, हम पे एक आगे या पीछे झटका लगता है। तो वो झटका एक्चुअली में होता है बिकॉज ऑफ द स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है उसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि यहाँ पे देखो टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमको ये तो स्पेसिफाई जरूर करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। दैट मीन्स रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमको जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमें जरूर बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि वो एक बॉय मोशन कर रहा है, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में मोशन करना है, यू नीड टू डिफाइन। ये बात क्लियर आ गई। अभी हम बात करेंगे एक्चुअली में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले मोशन होता क्या है, आपको आइडिया तो है। मोशन का मतलब ये है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट व्हेन एक ऑब्जर्वर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को नोटिस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में उसकी पोजीशन, पहले कहीं पे खड़ा था, कुछ समय बाद दूसरी जगह पे खड़ा हो गया, तो उस केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, प्रोवाइडेड एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए जहां से उसके मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? वो रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपको? अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो देखो मोशन कितने टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले हम इंट्यूटिव आइडिया, मतलब दिमाग में आपके बेसिकली आप रियल लाइफ में जो देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक्टिविटी लेता हूँ। ये एक्टिविटी आपके बुक का ही है, कुछ अलग से नहीं लिया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है मार्क 2 पॉइंट्स 5 मीटर अपार्ट बियन इन द क्लासरूम कॉरिडोर या फिर प्लेग्राउंड में, ऐसा बोला गया है। मैं क्या करता हूँ, बेसिक से यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज़, ठीक है। 2 पॉइंट लिए, सपोज दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट ए और दिस इज अ पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्लियरली बोला गया 5 मीटर बोल देते हैं, कोई इशू नहीं है, 5 मीटर बोल देते हैं। इस पॉइंट का नाम ए ओ मान लेते हैं और इसका नाम मान लेते हैं डी, ठीक है। दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज डेस्टिनेशन।
ये एक्चुअली में एक रेस की तरह है, ठीक है, रेस की तरह है। एक्चुअली में यहाँ पे रेस होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे दो बच्चे, एक बच्चा क्या करता है, एक लड़का क्या करता है, यहाँ पे मैं एक बॉय बना देता हूँ सिंपल सा, दिस इज अ बॉय, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज अ बॉय, और ये एक्चुअली में पॉइंट ओ से पॉइंट डी की तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन ध्यान देना, ओ इज द रेफरेंस पॉइंट, लेकिन ध्यान देना वो एक्चुअली में वॉक कर रहा है, WALK, वॉकिंग कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है वो दौड़ रहा है। एक बच्चा तो ये हो गया, सपोज दिस इज Y1, ठीक है, B1, ठीक है। और दूसरा बच्चा क्या करता है, B2, वो इस केस में जो रेस है 5 मीटर की रेस है, उसमें ये बॉय B2 है, वो एक्चुअली में क्या करता है, इस केस में एक्चुअली में रनिंग करता है, दिस इज रनिंग। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कौन पहले पहुंचेगा, ठीक है। डेफिनेटली जो रनिंग कर रहा है वो O से D पहले पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज फास्ट मोशन, ठीक है, फास्ट मोशन, ओके। और ये वाला केस क्या है, स्लो मोशन। आपको इतना समझ में आ गया, स्लो मोशन। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यही है हमारा पहला पॉइंट कि मोशन कैन बी स्लो और फास्ट। और दूसरा पॉइंट ये, इसको समझा दिया मैंने। अब ये इसको मैं हटाता हूँ। स्लो और फास्ट के बारे में तो आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लो कम टाइम में, दैट इज कॉल्ड फास्ट मोशन। एंड कम डिस्टेंस कवर करो ज़्यादा टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्लो मोशन। इतना तो क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन एंड कर्व मोशन के बारे में, ठीक है। ये स्लो एंड फास्ट मोशन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व मोशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, सेम सिचुएशन ले लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके। मैंने क्या किया, पॉइंट O है, दिस इज ओरिजिन जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है, और दिस इज अ डेस्टिनेशन, ठीक है। अब क्या करता है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, दिस इज अ बॉय, ठीक है, दिस इज अ बॉय। और ये क्या करता है, इसको O से D की तरफ में जाना है, तो इसके पास कितने पाथ हैं आप नोटिस करो। तो O से D की तरफ में जाए तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके भी जा सकता है। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पाथ 1, ठीक है। पाथ में शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके भी जा सकता है। एक्चुअली में ये सबसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रही है इसको, और वो D पे पहुंच जाएगा। दूसरा इसका पाथ क्या हो सकता है, ये रैंडमली कोई भी पाथ, कर्व पाथ को फॉलो कर ले, ठीक है। तो ये इस तरह से, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पाथ 2। इतना बात समझ में आ गया, पार्ट 2 फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि कौन सा कर्व मोशन है। डेफिनेटली ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन मोशन है। दिस पाथ इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन मोशन। इतना बात समझ में आ गया। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कर्व्ड मोशन, ठीक है, कर्व्ड मोशन। तो हमने दो चीजें देखी कि मोशन कैन बी स्लो और फास्ट, और तीसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। और एक बात और भी बोल सकते हैं, मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली में इसको डिटेल में तो हम तभी समझ सकते हैं जब हम एक्सेलरेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो हम इस एक्टिविटी के बारे में आप देख सकते हो, ये एक्टिविटी आपने जो फॉलो की, इसमें देखो इसमें एक स्टूडेंट क्या किया, नॉर्मली वॉक करके पॉइंट O से पॉइंट D यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है। दूसरा इसी को एक्चुअली में क्या किया, रिपीट किया इसी एक्टिविटी को। एक दूसरे बॉय ने क्या किया, पॉइंट O से पॉइंट D यानी कि जो अभी हमने डिस्टेंस कवर की थी, एक्चुअली में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की थी जो पहले डायग्राम बनाया था उसमें। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, स्टूडेंट रन कर रहा है। अब इसमें क्या किया, इसमें डिस्टेंस तो दोनों की 5 मीटर ही है, लेकिन टाइम किसका कम लगेगा, जो रन कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि स्टॉप वॉच का यूज तभी हो रहा है, ठीक है। स्टॉप वॉच से हम पता कर सकते हैं कि 5 मीटर की डिस्टेंस जो हमारा सेकंड वाला बॉय था जो रनिंग कर रहा था, वो कम टाइम में पहले पहुंच जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे फास्ट मोशन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो अब एक चीज और है, इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कैन मोशन बी described using the measurable quantities such as distance and time। मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली यूजिंग द टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस कवर्ड। आंसर एक्चुअली में है यस, हाँ हम कर सकते हैं। अब इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत डिटेल में हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं और डीप डाइव करने वाले हैं। इसमें आप ध्यान दो, इस चीज़ को समझने के लिए, ये हमारे जो एक्चुअली में ये वाला पोर्शन है, इस चीज़ को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर तो इसका है यस, लेकिन ध्यान देना है टू अंडरस्टैंड दिस
लेट्स अंडरस्टैंड वेक्टर एंड स्केलर्स। ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। अगर इसको समझना है आपको तो स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड। ये वेक्टर एंड स्केलर अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यही एक्चुअली में काइनेमेटिक्स है, यहीं से ये ओरिजिनेट होता है और हम इस पूरी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में। स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमको इसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, फोर्स को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको समझने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का हेल्प लिया जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक से स्टोरी ले लेता हूँ एज यूजुअल, जो आपसे मैंने बोला है, मैं कुछ भी रैंडमली नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है, लेट रोहन इज ड्राइविंग अ कार विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोहन है एक्चुअली में कार ड्राइव कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, 1 आवर में 60 किलोमीटर चलता है। तो हम बोल सकते हैं काफ़ी स्पीड में, काफ़ी स्पीड में। हम इस पर यही कमेंट कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली बोल सकते हैं काफ़ी स्पीड में है। वी कैन कमेंट ऑन दिस हाउ फास्ट ही इज गोइंग। ठीक है, इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते इस पे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज रीचिंग, वो हम क्लियरली इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन ही इतना गिवन है कि रोहन इज ड्राइविंग 60 किलोमीटर पर आवर। ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड। स्पीड मीन्स कार का स्पीड, कितना स्पीड, यानी कि कितने टाइम में कितना किलोमीटर चल रहा है, वी कैन डिफाइन इट एज स्पीड। कितना क्लियर है। लेकिन इसमें यार एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ आई टेल यू दैट रोहन इज ड्राइविंग 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि रोहन नॉर्थ डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तब थोड़ा ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। आपको समझ आ रहा है सेंस ज़्यादा क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको डेस्टिनेशन के बारे में पता लग रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इससे हम क्लियरली बोल पाएंगे कि कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट क्वांटिटी 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। इतना क्लियर। अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन के बिना बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट ही नहीं की जा सकती, क्योंकि मैंने अभी बोला है स्पीड में अगर डायरेक्शन को भी ऐड ऑन कर दो तो वो वेलोसिटी बन जाता है। क्या बोला मैंने, स्पीड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्पीड में स्पीड प्लस डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन आपको अभी समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतना क्लियर समझ में आ गया। अब मैंने ये स्टोरी तो आपको समझा दी, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, हम बात करने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये स्केलर्स क्या होते हैं। देखो स्केलर एक्चुअली में वो होते हैं, देखो यहाँ पे स्केलर, these are the quantities that only care about how much, मतलब उनके मैग्नीट्यूड के बारे में, कितना वैल्यू है उसके बारे में ही बात करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अभी बोला कि ये कार एक्चुअली में कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। आपको इतना समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है ये हम बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड या फिर साइज के बारे में बात करता है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, दे डोंट केयर अबाउट डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करते हैं ये। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच ओनली केयर अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड साइज बट नॉट अबाउट डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं,
पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक मास लिया हुआ है। यहाँ पे देखो 50 kg का मास लिया हुआ है, ये देखो 50 kg का मास, यहाँ पे देखो 50 kg का मास ले लिया है। ये एक ब्लॉक है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये बताओ, फ्लोर पे रखा हुआ है, इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इतना बात क्लियर आना चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली अ, वी कैन से मास इज ए, यहाँ पे बोल सकते हैं मास इज व्हाट, मास इज स्केलर, मास इज स्केलर एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर, स्पीड ऑल्सो स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं है। 60 किलोमीटर पर आवर किसी गाड़ी का स्पीड है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम वेक्टर्स के बारे में अभी बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हो सकती हैं। देखो 50 किलोग्राम यानी मास एक स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, मैंने अभी बताया। स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको मैंने बताया। अगर हम बात करें टाइम की, टाइम जो है, अगर किसी हम बात करें टाइम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम की बात करें तो टाइम सपोज t इज इक्वल टू 60 सेकेंड या फिर बोल सकते हैं 1 मिनट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नो, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम हो गया एंड मास हो गया। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को भी यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सपोज 2 पॉइंट्स आर देयर, 1 and 2, इनके बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर डिस्टेंस है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डिस्टेंस इज ऑल्सो अ, बोल सकते हैं डिस्टेंस इज ऑल्सो अ, इज यहाँ पे बोल सकते हैं स्केलर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करेंगे हम वेक्टर्स के बारे में। हमने क्या बोला, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, वी कॉल इट एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्केलर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्केलर ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है हमारे यहाँ पे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो दिस इज स्केलर। अब मैं वेक्टर के बारे में बात होगी। तो वेक्टर क्या है, हमने अभी स्केलर के बारे में बात की कि स्केलर में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर साइज का लेना देना होता है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स में एक्चुअली में दोनों चीज़ों का लेना देना होता है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज दैट केयर अबाउट हाउ मच, कितना एक्चुअली वैल्यू है उसका। फॉर एग्जांपल स्पीड है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वेलोसिटी इज एक्चुअली द स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारा ये हो जाता है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हो? दिस इज स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी ऐड कर दी इन ईस्ट। फिलहाल के लिए हम ईस्ट ले सकते हैं, हम कोई भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, ठीक है। तो दो चीजें मैंने बताई, स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन भी ऐड कर दिया जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है। तो स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दी तो एक्चुअली में ये क्या बन जाएगा, कंबाइनली इसको बोल सकते हैं हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, हम बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे भी मैंने इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज एक्चुअली स्पीड प्लस डायरेक्शन। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। तो मैंने वेलोसिटी के बारे में बात कर लिया, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। और भी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती हैं, बता सकते हो? हाँ, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना उसका वैल्यू है उसको भी काउंट किया जाता है, और किस डायरेक्शन में है उसको भी काउंट किया जाता है। तो ऐसा एक क्वांटिटी और भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है, पुश और पुल है। तो मैं इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक बेसिक सा डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ ब्लॉक, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज अ ब्लॉक, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसान है, काफ़ी छोटा सा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में इस पर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगाने के लिए अगर किसी ब्लॉक को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हमें किस डायरेक्शन में लगाना है और कितना लगाना है।
फोर्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लगाना है। क्लियर? अगर इतना समझ में आ गया तो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर, यहाँ पे इस डायरेक्शन में बात कर ली, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और कितना लगाया जा रहा है। अगर सोचो यार, अगर किसी बकेट को वाटर की बकेट है, उसको बेल से निकालना है तो ऊपर में फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? कहीं भी थोड़ी लगा दोगे। और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जो बकेट है उसमें जो वाटर है और बकेट, टोटल उसका जो वेट होगा, टोटल उसका वेट जो नीचे की तरफ में लगता है ग्रेविटी की वजह से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं। लेकिन उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको उससे ज़्यादा तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तो तभी ये बकेट ऊपर निकल के आएगी। तो किस डायरेक्शन में लगाना है और कितना लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फोर्स इज कंसर्न। तो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये थोड़ा सा नया टर्म है आपके लिए, हो सकता है आपने पढ़ा हो पहले कभी, लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कुछ इस तरह का। इसमें क्या हुआ है, ये है सपोज रोहन क्या कर रहा है, रोहन अपने क्या कर रहा है, रोहन का स्टार्ट पॉइंट है ए। मैंने बोला था किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए उसका रेफरेंस पॉइंट जरूरी है, कहाँ से एक्चुअली में उसका मोशन हो रहा है और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी हैं हमारी। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट इसका ये है और इसका डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, इसका घर है एक्चुअली में ये, और ये एक्चुअली में रोड है इसका, ये वाला बोल सकते हो, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ रोड। ठीक है, ये रोड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है? उसको एक्चुअली में ये यहाँ से इस तरह से पाथ फॉलो करना पड़ेगा, अपने घर पे जाना है तो। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात क्लियर होना चाहिए, ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज द पाथ फॉलोड बाई, यहाँ पे बोल सकते हैं फॉलोड बाई रोहन ने पाथ फॉलो किया है, वो ये है, तभी वो अपने घर पे पहुंचेगा। रोड से ही तो जाएगा, ऐसे इधर उधर थोड़ी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक्चुअल पाथ, ये वाला यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस वो होती है इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है, मैं इसको लिख देता हूँ। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाई रोहन। रोहन ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, रोड वाला पाथ फॉलो किया ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली में दिस इज द डिस्टेंस। अगर इसको हम मान लें सपोज ये 250 मीटर है, इसको मान लेते हैं, ये वाला एक्चुअली में लेंथ जो है 250 मीटर, ऐसा हम अज्यूम कर लिए, दिस इज 250 मीटर। अब एक बात बताओगे, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोई डायरेक्शन का लेना देना है? अभी मैंने बताया डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया ए। अगर मैं ये पॉइंट सी मान लूँ तो उसने पाथ फॉलो किया है लेंथ, यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ACB, और ACB कितना है, मैंने अभी बोला 250 किलोमीटर है, 250 मीटर है, किलोमीटर मत बोल दो, नहीं तो मर जाएगा वो, जाते जाते पहुँचते पहुँचते पगला जाएगा, पैदल कैसे भागेगा भाई। ठीक है, इतना क्लियर। अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो आपको समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी है और इसको मेजर करने के लिए कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। वो देखो टर्न भी कर सकता है, यहाँ से इधर गया और साथ में इधर, यहाँ से इधर गया और एक्चुअली में इसने इधर में टर्न कर लिया है। ठीक है, इतना बात क्लियर में आना चाहिए समझ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स शॉर्टेस्ट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो ये वाला पॉइंट देखो, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से एक, मुझे इसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, ए है, और डेस्टिनेशन पॉइंट है बी। तो इसको शॉर्टेस्ट पाथ, इसका एक्चुअली में मूव करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, यहाँ पे बात करूँ, ये तो लॉन्ग पाथ हो गया, इसने रोड फॉलो किया है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअली में ये हो सकता है। डायरेक्टली एक लाइन खींच देते हैं, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। वो इस तरह से फॉलो कर सकता है, देख पा रहे हो, मैंने एक एरो लगाया है,
एरो लगाने का मतलब समझ आ रहे हो कि उसको ए से लेके बी तक जाने के लिए ए टू बी रे के डायरेक्शन में, ए बी रे के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द, यहाँ पे बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? शॉर्टेस्ट पाथ, इस शॉर्टेस्ट पाथ को ही एक्चुअली में हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि इसको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही है, कितना चला शॉर्टेस्ट पाथ पे और किस डायरेक्शन में चला। शॉर्टेस्ट पाथ इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? तो थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे एक बात क्लियर समझ में आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स शॉर्टेस्ट पाथ इन द बोल सकते हैं डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज डेस्टिनेशन। यहाँ पे बोल सकते हैं डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज डेस्टिनेशन। इसका डेस्टिनेशन क्या है? इसका डेस्टिनेशन है बी पॉइंट, तो इसको ए से बी पे जाना है, तो कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट पाथ, ये फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को हम बोल देते हैं, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? डेस्टिनेशन फ्रॉम, यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट क्या है? स्टार्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पे बोल सकते हैं स्टार्ट पॉइंट है पॉइंट ए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों को रिक्वायरमेंट पड़ी। उसको एक्चुअली में डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट पड़ा। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है एक्चुअली में? ए से लेके बी डायरेक्शन, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है रे। रे आपको समझ में आ रहा होगा, रे क्या होती है? रे ए बी, मतलब इसका सोर्स पॉइंट क्या है? ए, एंड दिस इज सोर्स पॉइंट, सोर्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एक्चुअली में एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। तो ये रे है, रे की डायरेक्शन में एक बॉय को यानी कि रोहन को मूव करना पड़ेगा बी में टू एक्चुअली में टू गेट ए शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट को ही एक्चुअली में हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। इतना बात समझ में आना चाहिए, यानी कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय, एक्चुअल पाथ जो फॉलो कर रहा है रोहन उसको डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअली में उसका होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेस्टिनेशन और स्टार्ट पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में कितना मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? रे का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है? इसको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होता है एक्चुअली में लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ SHORTEST, शॉर्टेस्ट पाथ इन द, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रे। रे क्या है आपको मैंने बताया है, रे ए बी। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली में सोर्स पॉइंट है, और ये रे क्या है? रे ए बी का मतलब क्या है? ए इज द सोर्स पॉइंट या ओरिजिन, एंड बी इज द डायरेक्शन, यहाँ पे एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये रे रिप्रेजेंट कर रही है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और ये एक्चुअली में डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पार्ट इन द शॉर्टेस्ट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ रे ए बी। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? अगर इसको हम एज्यूम कर लें, ये एक्चुअली में हमने बोला 250 किलोमीटर, 250 मीटर है, तो इसको हम थोड़ा सा कम एज्यूम कर सकते हैं। सपोज ले लेते हैं 190 मीटर, 190 मीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 190 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रे ए बी। रे ए बी के डायरेक्शन में 190 मीटर चले तो एक्चुअली में वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात समझ में आ गई। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कितनी वैल्यू है उसका रिक्वायरमेंट होता है, और किस डायरेक्शन में है उसका रिक्वायरमेंट होता है। वैल्यू कितनी है? 190 मीटर, और किस डायरेक्शन में है? ए बी के डायरेक्शन में है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर, लेकिन डिस्टेंस जो है यहाँ पे अभी बात की मैंने, डिस्टेंस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग क्या? ये है स्केलर। इतना बात क्लियर होना चाहिए। तो वेक्टर और स्केलर में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ना? वेक्टर और स्केलर के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ना? अब बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स
ये क्या होता है अभी समझते हैं। तो देखो इसको भी समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दैट इज़ यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, देखो ये एक्चुअली एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉय, हम रोहन मान सकते हैं, इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट ओ से लेके ए तक के लिए जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज 5 मीटर, ये लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस हो रही है तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है, और ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो एक्चुअली में ये कंप्लीटली सेंटेंस एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और डायरेक्शन नॉर्थ है। क्लियर, डायरेक्शन नॉर्थ है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो एक बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा कुछ बनाते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही पहले भी आपने समझा होगा, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। प्लेन में कैसे दिखाते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट। इतना बात समझ में आ गया, ईस्ट वेस्ट। तो अभी बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉय इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। सपोज दिस इज अ पॉइंट, कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज अ पॉइंट, ठीक है, ओ। हम ओरिजिन भी ले सकते थे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन ही ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओरिजिन ओ, और यहाँ से वो किधर में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर ड्रॉ कर लेता हूँ, 5 मीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर, ये जी ओ और ए पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट, और ये कितना है, 5 मीटर। तो एक्चुअली में ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर। वेक्टर क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्चुअली में ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखते हैं क्या, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इससे ओ से लेके ए तक जाने के लिए कोई शॉर्टकट, ओ से लेके ए तक जाना है तो शॉर्टकट क्या होगा, ओ ए ही होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी है वो ओ से लेके ए तक जाने के लिए ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो वो ये पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, वो शॉर्टकट ही फॉलो कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग शॉर्टकट, SHORT, शॉर्टकट। तो ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर है, और डायरेक्शन कितना है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसको समझने के लिए अगर हम डायग्राम को विजुअली देखें, यहाँ पे बोल सकते हैं विजुअली वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, यहाँ पे बोल सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, बता सकते हो कितना, 5 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन यार इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वी कैन राइट दिस एज, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ ए इज द एक्चुअली ओ ए क्या है, मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कितना लेंथ है, ओ से लेके ए तक का शॉर्टकट का पाथ जो कितना है, ओ ए है। अगर इसके ऊपर में एक वेक्टर लगा दूं, वेक्टर का मतलब होता है ये रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ओ ए इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस ओ ए इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन में। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज 5 मीटर नॉर्थ। इतना बात NORTH, ठीक है, स्पेलिंग ठीक लेते हैं, NORTH। तो इतना बात क्लियर समझ में आ गया। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, मैंने O से लेके A तक का लेंथ लिया, उसके ऊपर में OA ले लिया, उसके ऊपर में एक लाइन जैसा एरो जैसा लगा दिया, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द साइन। यहाँ पे बोल सकते हैं साइन ऑफ वेक्टर। इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब यार इसमें वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड मतलब साइज, मैग्नीट्यूड क्या है, इज इक्वल टू ओ ए मैग्नीट्यूड है, और इसकी वैल्यू कितनी है, और इसकी वैल्यू है
ओ ए इज इक्वल टू एक्चुअली 5 मीटर। इतना समझ में आ गया? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ओ ए, और इसमें एरो लगाने का जरूरत नहीं होता है। मैग्नीट्यूड में यानी साइज में या फिर लेंथ को मेजर करने के लिए एरो का जरूरत थोड़ी होता है। लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ओ ए, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर ओ ए पूरा कंप्लीट है, इसके ऊपर में मॉड लगा देते हैं। मॉड का क्या मतलब होता है, आप मैथ में पढ़ोगे, ये वही है एम मॉड यहाँ पे लगा देते हैं। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी है, एक्चुअली में 5 मीटर। तो इसको चाहे ओ ए लिखो और वेक्टर ओ ए मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए लिखो, बात एक ही है। और ये हम यूज करने वाले हैं आगे में साइन, आई मीन ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द एरो, तो लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द एरो इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, यानी कि लेंथ ऑफ द एरो इसका मतलब क्या, ओ ए है इस केस में, और इसकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। और वेक्टर ओ ए हम डेफिनेटली बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टकट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। अब वो शॉर्टकट कोई रैंडम पाथ नहीं होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और ये द पॉइंट ऑफ द एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ओके, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए, ठीक है। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए, और ये इसका जो वेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्चुअली में ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द वेक्टर। इतना बात समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो विजुअली इसको हम ओ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे ए पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहा है इज द डायरेक्शन एंड ओ इज द टेल। यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेल, ठीक है, TAIL, ये टेल है वेक्टर की, और ये क्या है, हेड। और हेड भी क्या लगा होता है, एरो लगा होता है, और एरो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओ ए, ठीक है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला था, ए वेक्टर ओ ए हैज़ 2 थिंग्स, पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ओ ए, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक वे होता है, ऐसा नहीं है हमेशा नॉर्थ या साउथ। कोई वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर, कोई रैंडम वेक्टर बना दिया, मैं इसको इसी डायरेक्शन बनाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं इसी डायरेक्शन बना लेता हूँ। दिस इज अ वेक्टर, सपोज, ओके, दिस इज अ वेक्टर, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा वेक्टर है, अब ये क्या है, दिस इज O एंड दिस इज A, ठीक है। और इसका एक्चुअली लेंथ कितना है, 5 मीटर है, और ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में बोल सकते हैं। तो कोई सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया, लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ओ ए, इसके ऊपर में कैप लगा देते हैं, ओ ए के ऊपर में कैप लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, मतलब ये ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ऐसे लिखते हैं, और ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो कभी भी हमें कंप्लीट वेक्टर लिखना हो, ओ ए वेक्टर, ओ ए को हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज ओ ए, और यहाँ पे साथ में ब्रैकेट में लिख देना है, इसका डायरेक्शन, ओ ए इज द मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन, ओ ए कैप, ठीक है, ओ ए कैप। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। और इसमें 2 चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। आई थिंक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। बहुत अच्छे समझाने को ट्राई किया है मैंने, और आपको थोड़ा फील भी आया होगा कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशंस लेंगे इन द नेक्स्ट, जो हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और एक्सेलरेशंस क्या होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे।
तो अभी हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर तो हमने समझ लिया क्या होता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या था हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला था मैग्नीट्यूड था, और दूसरा क्या था, डायरेक्शन था। ये हमने क्लियरली समझ रखा है, ठीक है। और विजुअली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमने अभी देखा, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये क्या है एक्चुअली में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेड, HEAD, ठीक है, हेड, और ये टेल, TAIL रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। ये पॉइंट टेल रिप्रेजेंट कर रहा है, और OA इज द मैग्नीट्यूड। इसकी बात करें, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द OA, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ OA वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। और A इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, यानी कि एरो एक्चुअली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यू कांट ऐड वेक्टर्स जस्ट लाइक ए नंबर्स। जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं हमारे, नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे बोले नॉर्मल नेचुरल नंबर में 5 + 5 कितना होता है, डेफिनेटली वी कैन से इट इज गोइंग टू बी 10। ये हमको पता होता है, बेसिक नंबर्स की बात हो रही है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते लाइक दिस। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर्स को ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला क्या होता है, पहला तो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ऐड कर सकते थे, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ में यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शंस भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से वेक्टर्स को डायरेक्टली एज ए हमारे नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल रियल नंबर्स होते हैं उनकी तरह ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेक्टर को ऐड करने के कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं। वन ऑफ द मेथड हम बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड होता है। यहाँ पे हम वही समझने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर में भी कुछ मेथड्स होते हैं। एक्चुअली में दो मेथड्स होते हैं ग्राफिकल मेथड के अंडर में, जो हमारे सिलेबस में है उसी को हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला वेक्टर एडिशन, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर्स हैं उनको ग्राफिकली ऐड करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली कैसे ऐड कर सकते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, बिहाइंड 2 और मोर वेक्टर्स एक्ट टुगेदर, इसका क्या मतलब है, दो वेक्टर्स एक साथ में काम करना, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। मैंने यहाँ पे बोला कि सपोज रोहन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट में 4 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, शार्प टर्न लेता है लेफ्ट में, और वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है फॉर स्ट्रेट लाइन में फॉर 3 मीटर। रोहन 4 मीटर ईस्ट में भी चल रहा था, तब भी स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, और ये भी जो लेफ्ट टर्न लिया तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, ऐसा क्लियरली बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली में क्या निकालना है, हमको ये निकालना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। तो एक्चुअली में हमें वेक्टर एडिशन ही करना है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कौन सा मेथड, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राफिकल मेथड ही है, इसके अंडर में ही आता है, इसी वजह से इसका नंबर हमने यहाँ पे देख सकते हो बन रखा हुआ है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के अंदर में ही ये आता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में हमको दो वेक्टर सेट करना है, तो दो वेक्टर कौन से हैं पहले वो तो समझ लें। तो दो वेक्टर कौन से हो सकते हैं, दो वेक्टर हम बोल सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट के हो सकते हैं दो वेक्टर, या फिर फोर्स के भी दो वेक्टर हो सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो अभी तक समझ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स को लेते हैं और उनको ऐड करते हैं। बाकी टाइप के वेक्टर्स जो होते हैं उनको भी ऐड करने का सेम ही तरीका होगा, सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम दो वेक्टर जो हैं उनको निकाल लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है, रोहन क्या करता है, रोहन वॉक्स फॉर, यहाँ पे बोल सकते हैं 4 मीटर वॉक करता है ईस्ट में। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसको, ठीक है, ड्रॉ करता हूँ। वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको। तो 4 मीटर ईस्ट में चलने का मतलब क्या है, सपोज वो यहाँ पे है, पहले सपोज वो यहाँ पे है और यहाँ से 4 मीटर ईस्ट में चल दिया, ठीक है, इस तरह से चल दिया, दिस इज 4 मीटर ईस्ट, ठीक है, मैंने बोल दिया दिस इज 4 मीटर ईस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। 4 मीटर ईस्ट, ये ईस्ट है, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज ईस्ट। अगर हम ग्राफिकली बात करें, ये क्या होता है यहाँ पे, अगर दिस इज वी कैन से, यहाँ पे अगर बात करें तो ये अगर प्लेन की बात करें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे दिखाई जाती है आपको पता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ, दिस इज वी कैन से ईस्ट, और ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखा दी है। अब क्या किया, इसने शार्प लेफ्ट टर्न लिया, शार्प लेफ्ट टर्न, यहाँ पे बोल सकते हैं शार्प
लेफ्ट टर्न लिया, तो शार्प लेफ्ट टर्न लिया और 3 मीटर चला स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ से सपोज दिस वेक्टर इज ओ ए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में शॉर्टकट ही है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि पाथ को रैंडमली चल रहा है। स्ट्रेट लाइन चलना का मतलब होता है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक वेक्टर तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का हो गया एक्चुअली में ये, दैट इज ओ ए वेक्टर हो गया पहला तो वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर हम निकाल लेते हैं। दूसरा वेक्टर एक्चुअली में 3 मीटर का है लेंथ का, लेकिन किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि लेफ्ट टर्न लिया है इसने, ठीक है। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन में और इसका वैल्यू कितना है 3 मीटर। ये एक्चुअली में नॉर्थ डायरेक्शन में है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो आपके पास दो वेक्टर्स तो आ गए। पहला वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं। पहले इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में चला, ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन में चला, यानी कि 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका एडिशन करना है हमको, एक्चुअली में ओ ए प्लस ओ बी निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, आपको एक बात समझ में आ रही है। दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहला डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली में ओ ए, ठीक है। ओ ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाई 4 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट, EAST। हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा वेक्टर हमारा क्या है, ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर है। तो इसका एक्चुअली में वैल्यू क्या है, 3 मीटर, यहाँ पे बोल सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसमें अभी तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है एक्चुअली में ट्राइंगल मेथड यूज करके इन दो वेक्टर्स का समेशन करना। दैट मीन्स ओ ए प्लस ए बी निकालना है। ओ ए प्लस ए बी क्या निकल के आएगा, दैट विल बी द एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम नॉर्मली अगर बात करें, विजुअली बात करें, तो इसका जो पाथ एक्चुअली में क्या है, इसका जो रोहन का जो पाथ है, पहले एक्चुअली में इधर गया, फिर इसके बाद में इसने इधर जाना किया, मीन इधर गया। तो इसका एक्चुअली में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा आप बताओ। ये एक्चुअली में ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन, ORIGN, ठीक है, ORIGN, ठीक है, ORIGN, एंड दिस इज डेस्टिनेशन, DESTINATION, ठीक है, डेस्टिनेशन। क्लियर। तो हमको बेसिक मेथड पता है, अगर ओरिजिन पता है और डेस्टिनेशन पता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट रोहन का कितना हो जाएगा बता सकते हो। नेट डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, दिस विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द शॉर्टकट। डायरेक्टली ओरिजिन से डेस्टिनेशन को डायरेक्टली ऐड कर देना है यूजिंग द शॉर्टकट मेथड एंड शॉर्टकट, और ये पाथ हो जाएगा। और ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी एक्चुअली में क्या है, ओ ए प्लस ए बी एक्चुअली में टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल सकते हैं रोहन का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। इतना समझ में आ रहा है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोहन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज एक्चुअली में क्या, दैट इज गोइंग टू बी ओ बी। आपको समझ आया क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना था हमको। दिस इज एक्चुअली फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो ईस्ट डायरेक्शन में था, एंड दूसरा ए बी सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो नॉर्थ डायरेक्शन में था। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, विजुअली मैंने क्या बोला था, ओरिजिन पता है, डेस्टिनेशन पता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रोहन का अगर निकालना पड़े तो ये एक्चुअली में क्या है, ये इस तरह से निकाल सकते हैं ना, ओरिजिन से डेस्टिनेशन को ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में एरो लगा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन से डेस्टिनेशन की तरफ में जा रहे हैं, तो एरो का डायरेक्शन एक्चुअली में इस डायरेक्शन में ही होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आपको एक विजुअली एक चीज क्लियर समझ में आ गई, ओ ए प्लस ए बी क्या निकल के आया है, ओ ए प्लस ए बी एक्चुअली में ओ बी निकल के आया है। दैट मीन्स दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो समेशन है एक्चुअली में ये निकल के आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, इसी को एक्चुअली में हम ट्रायंगल मेथड बोलते हैं। ट्रायंगल मेथड क्या है, देखो इसमें ट्रायंगल मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड बोलते हैं। हेड टू टेल समझ में आ रहा है, हेड टू टेल मेथड। तो यहाँ पे इस वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर का हेड क्या है, इस वेक्टर का हेड है ये, दिस इज हेड ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑफ, वी कैन से ओ ए वेक्टर। इतना बात समझ में आ रहा है। और इस वेक्टर की ए बी की बात करें तो ए बी का टेल कौन सा है, ए बी का टेल है ये, दिस इज, यहाँ पे बोल सकते हैं टेल ऑफ ए बी वेक्टर। तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल अगर ऐड कर दें तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो ये जो वेक्टर था उसका टेल से इसका हेड को ऐड कर देते हैं। यही हमारा ट्रायंगल मेथड होता है और कुछ नहीं है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। इतना बात समझ आया। तो डेफिनेटली ट्रायंगल मेथड हमारा यही है। मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर लिया, कोई भी रैंडम एक वेक्टर लिया,
कोई भी रैंडम, अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में क्या है 90 डिग्री है, तो हमारे लिए फायदा हो गया। लेकिन अल्टीमेटली वेक्टर का समेशन ओ ए प्लस ए बी एक्चुअली में ओ बी डेफिनेटली हम बोल सकते हैं, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ बी ही होने वाला है, और दैट विल बी द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ओ बी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ट्राइंगल मेथड क्या बोलता है थोड़ा समझ लेते हैं। ट्राइंगल मेथड ये बोलता है, अगर एक वेक्टर ओ ए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओ ए वेक्टर, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है। इसका मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं सपोज कुछ भी बोल सकते हैं, सपोज 6 मान लिया, ठीक है, 6 मान लिया। और इस ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर की बात करें, ए बी वेक्टर हम सपोज मान लेते हैं दिस, ठीक है, ए बी वेक्टर हम बोल सकते हैं दिस इज द ए बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए बी वेक्टर, ए बी, ए इसका हेड हो गया, ये हेड हो गया, और ये हेड हो गया, आपको समझ में आ रहा है, एच ई ए डी, और ये एक्चुअली में टेल हो गया। इसके हेड को टेल से ऐड कर दिया। ट्रायंगल मेथड का यही तो रूल होता है। दिस इज ओ ए, दिस इज ओ ए, ठीक है, और ये 8 मान लेते हैं, और ये 8 मीटर मान लेते हैं, और ये बोल सकते हैं दिस इज ए बी वेक्टर, ठीक है। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। इसको और भी छोटा कर देते हैं ताकि विजुअली ठीक लगे। दिस इज ओ ए एंड ए बी। तो ओ ए प्लस ए बी निकालना हो, ओ ए प्लस ए बी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो बताओ। ओ ए प्लस ए बी निकालना हो, दैट कैन बी रिटन एज, इन दोनों को एक्चुअली में हटा दो, इनके बीच की जो पोर्शन है इसको हटा दो, दैट विल बी एक्चुअली ओ बी। आपको समझ आया। तो ये एक्चुअली में ट्रायंगल मेथड है। अब इसकी ट्रायंगल मेथड की बात करें तो ये वाला एक्चुअली में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी ओ बी। ओके, ओ बी, ठीक है। अब ये ओ बी कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कैसे निकाल सकते हो, वी विल सी, ठीक है, वी विल सी, वी विल सी। अब ये एंगल कोई जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो, यहाँ पे मैंने रैंडम बना दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम बात करने वाले हैं ओ बी का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ओ बी की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट, एंड इसका वैल्यू एक्चुअली में 25 और ये 5 हो जाएगा। तो ये ओ बी एक्चुअली में 5 मीटर हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोहन। रोहन का टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज एक्चुअली 5 मीटर। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल हमको पता लग जाए तो ये एंगल निकाल सकते हो, बेसिक सा मेथड है। ये एंगल निकालना हो तो क्या करोगे, tan थीटा ले सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब ये थीटा हमको पता लग गया तो हमको ये पता है ये जो वेक्टर होगा इस ईस्ट डायरेक्शन से थीटा एंगल पे लगा हुआ होगा। तो हमको डायरेक्शन भी पता लग गई। तो एक वेक्टर OB को हमने कंप्लीटली निकाल दिया। उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है एंड डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, जहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 3/4 है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। और ट्रायंगल मेथड क्या बोलता है, OA प्लस AB, एक के हेड को दूसरे के टेल से ऐड अप कर दो, एक साथ में ज्वाइन कर दो, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा यहाँ पे बोल सकते हैं ये निकल के आएगा OA प्लस AB। तो AA जो बीच का है इसको हटा देंगे और अल्टीमेटली OB बच जाएगा आंसर, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन ये होता है इस तरह का। ट्रायंगल मेथड हमने ये अच्छे से समझ लिया। समझ में आया नहीं आया। तो आप रैंडमली कुछ वेक्टर्स को ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे बोल सकते हो AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो डेफिनेटली B को कॉमन ले सकते हो और यहाँ पे इसका आंसर एक्चुअली में AC हो जाएगा। इतना बात समझ आया। दिस इज ट्रायंगल मेथड, ठीक है। वेक्टर LM कुछ भी ले सकते हो, LM प्लस MN, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आप बता सकते हो, कमेंट में बताओ। इसको एक्चुअली में कमेंट में बताओ या फिर मैं ही बोल देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी LN। कैसे निकाल सकते हो, इस M को एक्चुअली में शॉर्ट करके हटा के, ठीक है। तो ट्रायंगल मेथड यही होता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू मैंने बोला ऐसे ही सेम मेथड है निकालने का, लेकिन यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया हुआ है, ये एंगल नहीं दिया हुआ है। अगर ये एंगल दिया हुआ होता तो मैं इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकाल लेता, ठीक है। तो कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल मेथड आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड लगभग ट्रायंगल मेथड सा ही है, ये भी एक वन ऑफ द ग्राफिकल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, बी कनेक्ट टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स ऑफ, अगर हम बात करें हमको निकालना है एक्चुअली में OA प्लस AB, यही निकालना है। पीछे वाली अगर बात करें तो ये क्या निकल के आएगा हमको पता करना है। कैसे निकाल सकते हैं पता है, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OA का एक्चुअली में क्या है, OA का जो टेल है
OA का टेल जो भी होगा क्या होगा, OA का टेल एक्चुअली में O है, एंड AB का टेल क्या है, AB का टेल है A, दिस इज टेल, ठीक है। इन दोनों टेल्स को एक साथ में ज्वाइन में रख लेते हैं। कैसे रख लेते हैं, सपोज दिस इज OA, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज OA, ठीक है, दिस इज OA। अब OA और यहाँ पे इसका टेल AB का टेल करना है, तो AB का टेल इस पॉइंट से इसके टेल को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो ये किस डायरेक्शन में था, एक्चुअली में नॉर्थ डायरेक्शन में था डायरेक्टली। दिस इज 4 मीटर था, देख सकते हो, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर था, और ये कितना था, AB एक्चुअली में 3 मीटर था, कुछ इस तरह से था। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ काफी अच्छे से। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, तो ये AB रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सॉरी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, B रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये AB रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये समझ में आया, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर ये। दो वेक्टर्स के टेल्स को एक साथ में रख दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक्चुअली में, मुझे निकालना है अल्टीमेटली क्या निकालना है, सीधी सी बात है, हमको निकालना है OA प्लस AB वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर्स का समेशन निकालना है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, अगर नहीं भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द, ये वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ, इस पोर्शन को थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, इसको ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द कॉमन स्टार्टिंग टेल। कॉमन स्टार्टिंग टेल क्या है हमारी, एक्चुअली में कॉमन स्टार्टिंग टेल है ये वाली, दिस इज कॉमन स्टार्टिंग टेल, आपको समझ आ रहा है, टेल अक्रॉस द डायगोनल। तो ये एक्चुअली में OA एंड AB से दो चीज़ों को साथ में रख के एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है, या फिर पैरेललोग्राम बन जाए। एक्चुअली में इस केस में रेक्टेंगल बन जा रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, लेकिन इसको हम पैरेललोग्राम भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इसको मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ कुछ इस तरह से, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। इस केस में रेक्टेंगल इसकी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल बनने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पोर्शन को हटाता हूँ, ये वाले पोर्शन को साथ में रखने का कोई मतलब नहीं है, और इसको भी मैं थोड़ा वर्टिकल कर देता हूँ ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, इस पॉइंट से इसके डायगोनल के अलोंग में इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा OA प्लस AB, दैट इज गोइंग टू बी OB। ये एक्चुअली OB रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं OA प्लस AB, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। आप इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो पता है, आप इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, ये OA है, ये OA है, समझ में आ रहा है, ये OA और ये AB है। इस AB को, ये वाला एक्चुअली में देख पा रहे हो, ये वाला एक्चुअली में AB है, ये वाला AB है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस AB को शिफ्ट कर दो, इस AB को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये भी तो AB होगा ना, क्योंकि वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में सेम ही होगा ना। तो दिस इज गोइंग टू बी AB वेक्टर, तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी OB वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है, ट्रायंगल मेथड से भी ये जस्टिफाई हो गया, और अल्टीमेटली पैरेललोग्राम मेथड से भी ये जस्टिफाई हो गया। अब आप अगर रेंडमली किसी भी वेक्टर की बात करोगे, सपोज दिस इज ए वेक्टर लाइक दिस, सपोज दिस इज AB वेक्टर, AB वेक्टर, ठीक है, AB वेक्टर। अब इसको AB वेक्टर में BC वेक्टर ऐड करना है, ठीक है, AB वेक्टर में AB प्लस BC वेक्टर ऐड करना है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इन दोनों को हटा देना है, और क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी AC वेक्टर आएगा। अब ये AC वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड से AB वेक्टर और AC वेक्टर, AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। तो BC वेक्टर को यहाँ पे ही रख देते हैं, दिस इज BC वेक्टर, यहाँ पे दिस इज रिप्रेजेंटिंग द BC वेक्टर, और ये इसके दोनों के टेल्स को एक साथ ऐड कर दिया, दिस इज BC वेक्टर। तो आप क्या करोगे, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दोगे। कैसे करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे, और इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे, दिस विल बिकम पैरेललोग्राम, और हमारा आंसर क्या होगा, दिस वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटिंग, हम बोल सकते हैं AC वेक्टर, ठीक है, AC वेक्टर। आपको समझ आया कैसे, क्योंकि दिस इज BC वेक्टर, तो BC वेक्टर के इस BC वेक्टर को हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं, BC वेक्टर को, दिस इज ऑल्सो BC वेक्टर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो BC वेक्टर। तो ये AB वेक्टर और ये BC वेक्टर ट्रायंगल मेथड से भी ये एक्चुअली में AC वेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको दो चीजें समझ में आई कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। दो वेक्टर को हम ऐड करने के हमने दो तरीके सीखे, एक ट्रायंगल मेथड और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एक्चुअली में वी कैन से पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। और इन जनरल अगर बात करूं तो इन जनरल हमेशा बोल सकते हैं, नोट अगर बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं, सपोज दिस इज PQ वेक्टर,
ठीक है। और ये पी क्यू वेक्टर में अगर मैं क्यू आर वेक्टर ऐड कर दूं तो क्यू एक्चुअली में कॉमन जो वाला पोर्शन है इसको हटाएंगे और हमारा आंसर आएगा पी आर वेक्टर। इतना बात समझ में आया। इसको हम ट्रायंगल मेथड से भी कभी भी ऐड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं, क्वेश्चन में ये पूछा था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही था, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही था, लेकिन साथ में डिस्टेंस भी पूछा था कि रोहन कितना डिस्टेंस चला है टोटल और कितना डिस्प्लेसमेंट चला है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल दिया, दिस इज 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस अगर बात करें, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस एंड दैट विल बी कितना चला था वो, पहले ओ से ए गया, फिर क्या किया, ओ से ए कितना 4 मीटर, फिर ए से बी गया कितना, एक्चुअली 3 मीटर, तो 4 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 7 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो 7 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में 5 मीटर है। और किस डायरेक्शन में, यहाँ पे बोल सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू एक्चुअली कितनी है 3/4। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर कि ट्रायंगल मेथड क्या होता है एंड पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है। और ट्रायंगल मेथड में हमने हेड को टेल से जोड़ा, और लेकिन पैरेललोग्राम मेथड में हमने टेल को टेल से ही जोड़ दिया टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो आई होप अभी हम बात करेंगे आगे की, ठीक है, और आगे बहुत अच्छी चीजें समझने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये बुक का ही क्वेश्चन है, सो मैंने इसको एज इट इज ले लिया है। और वी विल, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सीता ऑन फुट, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सीता बाई स्कूल बस, और उसके बाद में टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीता फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला गया है, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी जिनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, ऑल वैल्यूज मेंशन्ड इन द ग्राफ आर इन किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे बात करें दिस गैप, यहाँ से यहाँ तक की बात करें 1 से लेकर 2 तक की, दिस इज 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 3 तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 से लेकर 4 तक की डिस्टेंस बोलोगे तो एक्चुअली में 4 - 3 कितना गैप है, 1 2 3, एक्चुअली 3 गैप है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्चुअली में, दिस इज गोइंग टू बी 3 किलोमीटर। इतना बात क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें बोला गया है दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट हैं, दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट सीताज हाउस, यानी कि पॉइंट ए सीता हाउस, सीता के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। तो पॉइंट सी इज अ ट्रैफिक सिग्नल, एंड स्कूल, दिस इज पॉइंट स्कूल, ठीक है। डी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्कूल, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसमें बोला गया है इन द मॉर्निंग सीता ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे बोला गया है सीता क्या करती है, सीता ए से लेके बी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी, यानी कि ए से बी की डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। दैट मीन्स अपने घर से बस स्टैंड के लिए निकलती है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, कितने गैप हमने यहाँ पे ट्रेवल किए, 1 2। ये कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन है, दिस इज एक्चुअली 1,1, यहाँ पे बोला गया देखो दिस इज 1,1। ये वाला आप देखोगे कोऑर्डिनेट आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है 3, और ये वाला कितना है, कितना डिस्टेंस ऊपर में गया है 1, ये भी हमको पता है क्लियरली। ये सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट है एक्चुअली में अगर हम बात करें सी पॉइंट को रीच करने के लिए ओरिजिन से कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 चलना पड़ेगा, और ऊपर में जाना पड़ेगा 5। तो यहाँ पे देखो दिस इज 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 3,5, ये भी क्लियर है। और ये वाला एक्चुअली में कितना हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली 4,5, ये गिवन है हमारे पास में, ठीक है। तो सीता क्या करती है, सीता एक्चुअली में यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करती है, और ये बाई फुट करती है। दैट मीन्स घर से बस स्टैंड तक बाई फुट की, और ये कितना ट्रेवल की होगी सोचो, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा, ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग बता सकते हो। दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी कितना, ये हमको पता है, दिस इज गोइंग टू बी 2 किलोमीटर, ये हमको पता है 2 किलोमीटर। और ये किस डायरेक्शन में, ए से लेके बी, तो हमको एक तरह से वेक्टर पता है, ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ए टू बी इज रिप्रेजेंटिंग अनदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 किलोमीटर इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, आपको समझ में आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोबारा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है, फिर उसके बाद में जब वो पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, ये यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुंच गई, सपोज ये यहाँ पॉइंट बी पे पहुंच गई, यहाँ से वो बस करती है, और बस से जाने के बाद में वो एक्चुअली में सी पे पहुंचती है, फिर राइट टर्न लेती है और अपने स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ पे ये एक्चुअली में ट्रैफिक सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रैफिक सिग्नल। तो आपको इतना बात समझ में आ गया। तो आपको ये बताना है
कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सीता ऑन फुट, तो फुट बाई फुट उसने कितना ट्रेवल किया होगा, डेट वी नीड टू गिव द आंसर। ओके, तो पहला का आंसर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सीता बाई फुट, तो ये बाई फुट कितना ट्रेवल की होगी, डिस्टेंस हमको डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड बाई, एक्चुअल आई मीन किलोमीटर्स मूव्ड बाई सीता टू रीच फ्रॉम पॉइंट टू ए टू बी, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस के लिए वो बाई फुट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना बता सकते हो, कोऑर्डिनेट 1,1 से कोऑर्डिनेट 3,1 जा रही है, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। 2 गैप चल रही है, 2 गैप्स, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 + 1, दिस इज गोइंग टू बी 2 किलोमीटर। इतना बात क्लियर समझ में आ गया, तो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सीता इन स्कूल बस। अब स्कूल बस में वो कितना ट्रेवल कर रही है, तो स्कूल बस में कहाँ से स्टार्ट की थी, जब वो बस स्टैंड से बी पॉइंट से ऊपर की तरफ में जा रही है ना, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से लेके इधर जाएगी और उसके बाद में इधर जाएगी। ठीक है, बस जाएगी एक्चुअली में, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप बता सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इस वाले का एक्चुअली में डिस्टेंस का बताना है ना हमको, तो ये कितना गैप चला, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 4, तो ऊपर की तरफ में कितनी बस चली, एक्चुअली में 4 किलोमीटर चली है। इतना बात समझ में आ रहा है, ऊपर से ऊपर की तरफ में 4 किलोमीटर बस चली, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 4 किलोमीटर तो चली ऊपर की तरफ में। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता है, आपको समझाया था मैंने कि डिस्टेंस का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, बिकॉज दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तब डायरेक्शन का लेना देना हो जाएगा, थोड़ा समझेंगे भी थोड़ी देर में जब ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, जब ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो ये तो 4 किलोमीटर यहाँ चल गया, फिर उसने क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल से उसने राइट टर्न लिया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर, तो एक्चुअली में 4 + 1 इज गोइंग टू बी 5 किलोमीटर इसने बस में ट्रेवल किया। इतना बात के लिए समझ में आ गया, तो दिस इज द सेकेंड आंसर, दिस इज सेकेंड आंसर और दिस इज हमारा फर्स्ट आंसर। अब बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सीता फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल, तो हर हाउस टू स्कूल की बात हो रही है, तो हाउस कहाँ पे आप बता सकते हो क्लियरली, हाउस हमारा है यहाँ पे, सीता का हाउस है ये वाला पॉइंट, दिस इज हाउस, और स्कूल कौन सा है, स्कूल है डी पॉइंट, यानी कि हमको एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सॉरी ये यहाँ पे ट्रैफिक है थोड़ा, तो इसकी वजह से आवाज़ आ सकती है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो एक्चुअली में मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली शॉर्टकट, ये शॉर्टकट होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये एक्चुअली में शॉर्टकट होता है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट एक्चुअली में है, तो शॉर्टकट क्या है, पॉइंट ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट डी इज द फाइनल पॉइंट, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को। तो इसको किस डायरेक्शन में चलना है बता सकते हो आप, इसको एक्चुअली में इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी, तो दिस विल बी एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू ए डी, आपको इतना समझ में आ रहा है, वेक्टर भी लिख दिया मैंने, ए डी मीन्स इसका टेल क्या है ये, और हेड क्या है, दिस इज एक्चुअली हेड, HEAD हेड, और दिस इज एक्चुअली टेल, TAIL। इतना बात क्लियर समझ में आ गया, तो AD निकालना है हमको, AD निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली में हमको ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो बताओ, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत इजीली, कैसे निकालेंगे देखते हैं। दिस इज एक्चुअली अब इसकी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्चुअली में ये क्या है, ये एक्चुअली में है क्या, मैग्नीट्यूड को हम AD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्शन को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AD कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, AD कैप इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। इतना बात समझ में आ रहा है। अब इसके डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे AD की वैल्यू निकालते हैं। तो AD कैसे निकाल सकते हैं, AD एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए क्या है हमारा बता सकते हो, A इज एक्चुअली 1,1 एंड पॉइंट D क्या है हम बता सकते हो, दिस इज एक्चुअली 4,5। ठीक है, 4,5, तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D। अब हमको पता है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पता है, वी कैन यूज द फॉर्मूला, दिस इज x1/1 एंड दिस इज x2/2। यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली x1/1, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी /2 - /1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जब वैल्यूज रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ, /2 क्या हो जाएगा बता सकते हो, दिस इज एक्चुअली 5 - 1 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बता सकते हो, दिस इज 4 - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे
4 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड वी विल गेट, यहाँ पे ये 3 बन जाएगा, ये एक्चुअली में 4 बन जाएगा, तो ये एक्चुअली में 5 आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में ये डिस्टेंसेस एक्चुअली किलोमीटर्स में ही है, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट भी किलोमीटर में ही निकल के आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो पता लग गया, अब मुझे यार इसका वो निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकाल सकते हो, बता सकते हो? तो आप ये भी बोल सकते हो एंगल निकालने का वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको अगर एडी वेक्टर को पूरा रिप्रेजेंट करना है तो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि एडी हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एडी कैप। ठीक है, तो एडी कैप को थोड़ा और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडी कैप को थोड़ा और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस थीटा को निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बता सकते हो? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 2 3 4 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बता सकते हो? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला, ये एक्चुअली में कितना है, 1 2 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं tan थीटा इज गोइंग टू बी यहाँ पे बोल सकते हैं tan थीटा इज गोइंग टू बी 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 4/3। तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। तो हमारा जो एडी वेक्टर जो होगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल जो होगा, डेट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर एट एंगल थीटा, यहाँ पे बोल सकते एट एंगल थीटा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला, ये एक्चुअली ये वेक्टर मान सकते हैं, ये वाला फ्रॉम ए बी। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं ए बी वेक्टर से थीटा एंगल पे लगा हुआ है, और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड है। तो आपको समझ में आया कैसे हम किस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, किस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।